हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक अनदर ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे, एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसके ब्रांड्स हम डेली बेसिस पे यूज में लेते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे जिलेट इंडिया लिमिटेड को। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स हैं क्या। नेपीज, बेबी केयर में नेपीज पैंट्स एंड बेबी वाइप्स। फैब्रिक केयर में इनके लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स में इनके एरियल इन्हीं का प्रोडक्ट है और टाइड भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। फेमिनाइन केयर में विस्पर पैड्स, ये भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। ग्रूमिंग में जिलेट क्या क्या बनाता है, रेजर्स, ब्लेड्स एंड मेंस ग्रूमिंग के लिए। हेयर केयर में हेड एंड शोल्डर, हेर्बल एसेंस एंड पेंटिन, इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। होम केयर में एमबी प्योर जो कि ओडोर एलिमिनेटर्स हैं, ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। ओरल केयर में ओरल बी, इन्हीं का प्रोडक्ट है जो बनाता है टूथब्रश, टूथपेस्ट। पर्सनल हेल्थ केयर में विक्स, जो कफ, कोल्ड या फ्लू रिलीफ के लिए हम यूज में लेते हैं, जो विक्स यूज में लेते हैं वो इन्हीं का है। स्किन एंड पर्सनल केयर में ओले, ओल्ड स्पाइस, इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने इसके प्रोडक्ट समझ लिए। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। ओके, जिलेट इंडिया लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। जिलेट सेल करती हैं, जिलेट सेल्स रेजर्स एंड ब्लेड्स, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम एंड आफ्टर शेव थ्रू वेरियस मोड्स लाइक ड्रग स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, मास मर्चेंडाइजर्स एंड मेंबरशिप क्लब स्टोर्स। इनके पोर्टफोलियो में वेल नोन ब्रांड्स कौन कौन से हैं? जिलेट, वेनस, ब्रॉन्ट, ओरल बे। लीडरशिप, लीडिंग इन द ब्लेड्स एंड रेजर्स कैटेगरी के मामले में ये लीडिंग है जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया लिमिटेड हैज 3 प्राइमरी प्रोडक्ट, ब्लेड्स एंड रेजर्स, ओरल केयर एंड टॉयलेटराइज। ओरल केयर सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इन्होंने छोटा भीम जो टूथब्रश इन्होंने लॉन्च किया था वो ओरल भी इन्हीं का है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, ग्रूमिंग के सेगमेंट से इनकी 80% रेवेन्यू आती है टोटल रेवेन्यू की, और ओरल केयर सेगमेंट से इनकी रेवेन्यू आती है 20%। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक तो भिवाड़ी राजस्थान में, दूसरा बड़ी हिमाचल प्रदेश में। कंपनी ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और 13 देशों में एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट के बिजनेस से इनकी टोटल रेवेन्यू की 5.5% रेवेन्यू आती है। द प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी यूएसए इज द होल्डिंग कंपनी, होल्ड्स 75%। ओके, द कंपनी changed its transfer pricing methodology in March 2024, which costed them additionally tax liability of Rs 8 crore but reduction their contingent liabilities by 250 crore for financial year 14-15 and 16-17। अब हमें मेन चीज ये समझना है कि टीपी मेथड है क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड है क्या। जब एक ही बड़ी कंपनी की 2 अलग अलग सब्सिडरीज आपस में सौदा करती हैं तो जिस कीमत यानी प्राइस पर वो सामान या सर्विस एक दूसरे को बेचती हैं तो उसे ही टीपी कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिलेट इंडिया की पेरेंट कंपनी है, यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोक्टर एंड गैम्बल यूएसए की है। अगर पी एंड जी यूएसए अपनी इंडिया वाली ब्रांच को कोई स्पेशल ब्लेड टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल बेचती है तो वो 2 दाम पर बेच सकती है, 2 दाम पर बेचेगी। क्या पे? या तो वो महंगा, बहुत महंगा बेचेगी। अगर वो बहुत महंगा बेचेगी तो इंडिया वाली कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि इनका खर्चा बढ़ गया उसको लेने में, उस सर्विस या उस सामान को लेने में, तो इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनका प्रॉफिट। दूसरा, वो सस्ता बेचेगी। अगर वो सस्ता बेचे तो इंडिया वाली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एक आर्म्स लेंथ प्राइस का नियम लगाता है। ये नियम क्या है, यानी प्राइस वही होनी चाहिए जो 2 अनजान कंपनी के बीच होती है ताकि टैक्स चोरी ना कर सके कोई भी, है ना। अब इस चीज के जिलेट इंडिया पर क्या असर होगा? एक तो होगा इमीडिएट नेगेटिव 8 करोड़ का लॉस। जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है ये वन टाइम खर्चा जो उस साल के प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देता है।
दूसरा होता है एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में देखें तो ये पॉजिटिव है, 250 करोड़ का पॉजिटिव है। क्योंकि ये जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे जो दिखा रखा है इन्होंने, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, ये होती क्या है, ये वो पैसा है जो कोर्ट केस या ड्यूस डिस्प्यूट की वजह से भरना पड़ सकता था। ये इनका कितना कम हो गया है, रिडक्शन देयर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज बाय 250 करोड़, 250 करोड़ से कम हो गया है ये इनका। मतलब पहले इनकम टैक्स के साथ इनका 2014, 15, 16, 17 में कोई डिस्प्यूट था। नया टीपी मेथड अपनाने से इनका वो खत्म हो गया। अब इसको अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझें तो एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बैलेंस शीट पर जो अनसीन रिस्क था, जो एक तलवार लटकी हुई थी, वो खत्म हो गई, है ना। इस चीज का असर पड़ता है सीधा सीधा कंपनी के कैश फ्लो और लीगल रिस्क पे पड़ता है। तो जिलेट इंडिया के केस में इन्होंने 8 करोड़ देखकर वो जो 250 करोड़ का एक बड़ा रिस्क था वो साफ कर दिया, जो कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है लॉन्ग टर्म में, है ना। अब हम फाइनेंशियल समझते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 24,348 करोड़, स्टॉक भी 39.2 का, आरओसी 56.1%। जहां पर हम बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी का आरओसी अगर 25% से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे तो ये 25% से कहीं अधिक 56.1% है, तो बहुत ही सुपर है ना। डेप्ट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग परसेंट 0 है, ये भी दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। आरओई 41.6% और डिविडेंड यील्ड 1.61% और प्रमोटर होल्डिंग 75% है। तो यहाँ पे हमने 10 साल के टाइम फ्रेम पे पी रेशियो देखा है कि 10 साल के टाइम फ्रेम पे मीडियन पी देखें तो 64 आता है 64 का, जबकि करंट में कितना है 39.2 का। तो अगर पी के वैल्यूएशन, पी के आधार पर हम कंपनी की वैल्यूएशन चेक करें तो अभी स्टॉक प्राइस काफी सस्ता है ना। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं। 2024 में जो नेट प्रॉफिट, जो सेल 686 करोड़ की थी, वो दिसंबर 25 में बढ़ के 790 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 183 करोड़ का था वो बढ़ के 248 करोड़ का। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 167 करोड़ का था दिसंबर 24 में, वो दिसंबर 25 में 232 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट जो दिसंबर 24 में 126 करोड़ का था वो दिसंबर 25 में बढ़ 172 करोड़ का हो गया। और ईपीएस जो 38.66 का था दिसंबर 24 में, वो बढ़ के हो गया 52.93। सेल्स लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर की तुलना में इस ईयर के दिसंबर क्वार्टर की तुलना में बढ़ा है ना। सेल्स भी बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईपीएस भी बढ़ा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। 2014 में जो कंपनी की सेल्स थी 1662 करोड़ की, वो टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ हाईएस्ट एवर है 3075 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 73 करोड़ का था वो हाईएस्ट एवर हो गया 892 करोड़ का। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 78 करोड़ का था वो 830 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट जो 651 करोड़ का था वो टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में 620 करोड़ का हाईएस्ट एवर है। सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और ईपीएस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल के टाइम फ्रेम पे थे इनके 3%, 5 साल में 4%, 3 साल में 4%। अगर 1 साल के देखें लास्ट 12 महीने के तो 10% है, ये भी हाईएस्ट एवर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 10 साल का है 23%, 5 साल में 10%, 3 साल में 11%, वो टीटीएम लास्ट के 12 महीने में 31% है, हाईएस्ट एवर है। स्टॉक प्राइस में यहाँ पे जरूर 1 साल में -7% है ना। वो क्यों है, क्योंकि ये चीज मैं थोड़ा आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है 10 साल में। और अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो हाईएस्ट एवर है 42%। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं। जो रिजर्व कंपनी का 2014 में 611 करोड़ का था वो हाईएस्ट एवर है सितंबर 2025 में 1130 करोड़ का। बोरोइंग्स 0 है, फिक्स्ड एसेट 322 करोड़ का और CWIP 31 करोड़ के। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
अगर हम अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है, 592 करोड़ का, है ना। अब चलते हैं हम कैश फ्लो में। 2014 से लेकर मार्च 2025 तक एक भी साल इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में नहीं है, मतलब ये जो भी पैसा कमा रहे हैं वो बुक्स में आ रहा है। आरओसीई जो जून 2014 में 12% का था, वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है मार्च 2025 में। ऑलमोस्ट क्यों है, क्योंकि 2024 में जून में 59% का था, 56% से ज्यादा, और हाईएस्ट था इनका जून 2018 में 60%, है ना। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया बीवी के पास इनकी शेयर होल्डिंग है 40.12%, और जिलेट डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास इनकी होल्डिंग है 34.88%। एफआई के पास है 4.77, डीआई के पास है 8.89, गवर्नमेंट के पास 0.01, और पब्लिक के पास देखें तो 11.33 में भी अगर हम देखें तो ये दो प्राइवेट ग्रुप्स, ये दो हैं, इनके पास है 1.57 और 1.28, यानी हम 11.33 में से अगर माइनस करें 1.57 माइनस 1.28, तो ये बचती है 8.48%। मतलब पब्लिक के पास 8.48% है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास कितनी है, 91.52% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो सारे ही पॉइंट्स सुपर्ब हैं। अब चलते हैं हम टेक्निकल्स पे, है ना। तो वहां पे जो स्टॉक प्राइस में -7% का है, तो हमने एक साल का चार्ट लगा रखा है ना। तो यहाँ पे जैसे ये देखते हैं कि हम ये एक 27 मार्च का, इसमें भी कितना है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एक साल के अगर हम, एक मिनट हो, हाँ, 27 मार्च 2025 को जो क्लोजिंग हुई थी और अभी जो 27 मार्च 2026 को क्लोजिंग है, वहां पे अगर हम देखें तो 7% स्टॉक प्राइस डाउन है, तो उस वजह से वो वहां पे वो दिखा रहा था 7%। ओके, वो आ गया समझ में। तो इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या क्या सेटअप्स बने हुए हैं, एक चीज तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फरवरी ने, जो कि मैं अभी सभी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि 3 फरवरी से लेकर अभी तक स्टॉक प्राइस लगभग 16.5% डाउन आया हुआ है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है ओवरऑल सेंटिमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट लेवल भी है, यहाँ पे सपोर्ट की एक रेंज है ना। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। एक इसमें V20 रेंज भी बनी हुई है, वो कहाँ पे है, वो ये है 7450 से लेकर कितने तक, 9020 तक का, है ना। जब कंपनी के नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हो, सेल्स हाईएस्ट एवर हो, जीरो डेप्ट हो, आरओसी हाईएस्ट एवर हो, आरओई हाईएस्ट एवर हो, तो और अपने सेगमेंट में कंपनी नंबर 1 हो प्रोडक्ट्स में, है ना, तो वहां पे मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई तक तो स्टॉक प्राइस जाना जाना चाहिए। अगर करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई तक जाता है तो 54% का टारगेट निकल के आता है ना। अगर 2 साल में भी 54% मिल जाता है तो ये खराब गेंस नहीं है। ओके, तो मेरा मकसद था यहाँ पे आपको बिजनेस कैसे एनालाइज करते हैं ये बताना, टेक्निकल्स कैसे एनालाइज करते हैं ये सिखाना, इन चीजों को रियल लाइफ से कैसे जोड़ कर देखते हैं वो समझाना। अब आप एक चीज समझो, मान लो हम ये प्रोडक्ट जो हम डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, तो रशिया यूक्रेन में कोई वॉर हो रही है तो उस चीज का इस पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हम वो प्रोडक्ट्स यूज करना बंद तो नहीं करेंगे ना ही वो ईरान इजराइल उस कंडीशन में जो वॉर हो रहा है उस कंडीशन में उसको यूज करना बंद करेंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है। ओके, सीखते रहिए, मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ सीख सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।